हेलो फ्रेंड्स, प्रिपेयरिंग टुगेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आईआईटी जैम 2022 के लिए एक वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे थे। जिस वीडियो सीरीज के पार्ट 1 में मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए रिगार्डिंग आईआईटी जैम 2022। तो आज इस वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें कि मैं आपको नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन जितना हो सके वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। इस बार मैंने थोड़ा सा अपना तरीका चेंज किया हुआ है। इस बार मैं खुद इस क्वेश्चंस को लिख के आया हूँ। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको कौन सा वे बेटर लगा, कि मैं आपके सामने यहाँ पर लाइव लिखूँ या पहले से ही नोट्स बना के आऊँ। इससे थोड़ा सा टाइम बच जाता है और उससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अच्छा समझ में आता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कीजिएगा ताकि पार्ट 3 को मैं उसी वे में आपके सामने लेकर आऊँ। अब सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस की। यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलने वाले हैं। जैसे ही आप एक क्वेश्चन को करेंगे आपको इन क्वेश्चंस का लेवल पता लगेगा। ये क्वेश्चन मैं आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर उठा के नहीं लाया हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलना थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आप देखिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में भी मिल जाएंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है इंटीग्रल कैलकुलस पे। तो सबसे पहले गौर कीजिएगा, जो इंटीग्रल कैलकुलस का पोर्शन है तो हमारे जैम के सिलेबस में डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल के अलावा बेसिक इंटीग्रल भी आता है। ओके, जिसमें कि हमारा क्लास 12th का इंटीग्रेशन होता है। तो जो ये क्वेश्चन आया हुआ है ये क्लास 12th इंटीग्रेशन लेवल से आया हुआ है। सो अगर आपने जेईई मेंस या जेईई एडवांस की तैयारी बढ़िया से की है तो इस क्वेश्चन को आप नो डाउट बहुत बढ़िया से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, अगर fx बराबर e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x दिया हुआ है और I1 इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन एंड I2 इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन दिया हुआ है। एक बार इंटीग्रेशन आपके सामने पढ़ लूँ। लिमिट f ऑफ -a से fa जा रहा है, x g ब्रैकेट में x देन 1 माइनस एक्स dx। सेम इधर पे लिमिट जा रहा है f ऑफ -a से fa, g x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और आगे dx। तो हमको निकालना है I2 अपॉन I1 क्या होगा। आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो आप हमारे साथ ये वीडियो में बने रहिए। तो इसके 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अगर हमको fx बराबर ये दिया हुआ है तो x की जगह में आप a रख दीजिए। तो x की जगह में a रखेंगे तो वो बन जाएगा fa, और x की जगह में माइनस a रखेंगे तो वो बन जाएगा f ऑफ माइनस a। अगर मैं x की जगह में माइनस a रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, e⁻⁻a अपॉन 1 प्लस e⁻⁻a। ऐसे ही अगर मैं x की जगह में a रखता हूँ तो ये हो जाएगा आपका e⁻a अपॉन 1 प्लस e⁻a। देखिए अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया हुआ है। तो मैंने f ऑफ -a निकाल दिया, f ऑफ a निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ दिस fx। ओके, अब नाउ ये देखिए हमको fa प्लस f ऑफ -a इसको एक बार जोड़ के देखिए आप। ठीक है, इन दोनों को एक बार हम ऐड करते हैं। तो इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, e⁻⁻a को 1 अपॉन e⁻a लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐड किया, एलसीएम लिया, आंसर मेरा कितना आया, 1 आया। इसका मतलब कि f ऑफ -a प्लस fa, कहने का मतलब इन दो लिमिट्स का जो सम है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये बेसिक है। ठीक है, ये तब आएगा जब आप काफ़ी सारा प्रैक्टिस कर लेंगे। और अभी आप जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद ही माइंड में हिट हो जाएगा कि हाँ हमने इसीलिए ये चीज़ किया है। ओके, तो सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, fx हमको दिया हुआ था। एक बार हमने x की जगह में -a रखा, एक बार हमने x की जगह में a रखा, और देन हमने इन दोनों को जोड़ दिया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, नाउ हमको I1 बराबर दिस इंटीग्रेशन दे रखा है। ये I1 मैंने एज इट इज़ यहाँ पर उतार लिया है। हमको I1 बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इधर पे एक चीज़ देखिए, क्या आपने क्लास 12th में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था जिसमें था प्रॉपर्टीज़ वाला जो चैप्टर होता था, उसमें ये था कि अगर लिमिट a से लेके b जा रही है और अंदर fx dx दिया हुआ है तो x इज रिप्लेस्ड बाय a प्लस बी माइनस एक्स। ये क्लास 12th का एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर a से लेके b लिमिट जा रही थी, यहाँ f ऑफ -a से fa लिमिट जा रही है, और अंदर कोई फंक्शन मान लो fx है। यहाँ तो ऐसे फंक्शन g के फॉर्म में दिया हुआ है, बट सपोज कर लिया मैंने यहाँ पर fx है, आप चाहे तो gx भी लिख सकते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले से इधर देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लिमिट एज इट इज सेम रहेंगी, और यहाँ पर a x रिप्लेस हो जा रहा था a प्लस बी माइनस एक्स से,
तो यहाँ पर ए का काम कर रहा है एफ ऑफ माइनस ए और बी का काम कर रहा है एफ ए। तो एफ ऑफ माइनस ए प्लस एफ ए माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा कौन, एक्स। सिंपल सी बात है। और एफ ऑफ माइनस ए प्लस एफ ए, इन दोनों का सम कितना आता है, 1 आता है, जो कि मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है। तो अभी से मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, इसके बदले डायरेक्टली मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। आया समझ में, ऐसा मैंने किस लिए किया। अब ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स इज रिप्लेस्ड बाई 1 माइनस एक्स, बिकॉज एफ ऑफ माइनस ए प्लस एफ ऑफ ए बराबर कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। आया। अब देखिए यहाँ पर हमको I1 इक्वल टू ये दिया हुआ है इन क्वेश्चन, ठीक है। तो इधर पे देखिए 10 x इज रिप्लेस्ड बाई एफ ऑफ माइनस ए प्लस एफ ए माइनस एक्स, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। x इज रिप्लेस्ड बाई ए प्लस बी माइनस एक्स, ऐसे ही x इज रिप्लेस्ड बाई ए की जगह में यहाँ पर काम कर रहा है एफ ऑफ माइनस ए, बी की जगह में काम कर रहा है यहाँ पर एफ ऑफ ए। तो जेएम के स्टूडेंट्स हैं तो ये तो नॉर्मल सी बात है आपके लिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 10 x इज रिप्लेस्ड बाई एफ ऑफ माइनस ए प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ठीक हो गया। और एफ ऑफ माइनस ए और एफ ऑफ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों का सम कितना है, 1 है, ठीक है। तो मैं सिमिलरली कह सकता हूँ, मतलब सिंपली x इज रिप्लेस्ड बाई 1 माइनस एक्स, बिकॉज एफ ऑफ माइनस ए प्लस एफ ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है यहाँ पर। शायद आपको आपकी स्क्रीन में पूरा नहीं दिख रहा होगा, ठीक हो गया। अब देखिए, चूंकि मुझे I1 बराबर ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, जो कि आपने क्वेश्चन में भी उतारा होगा, ये देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो I1 बराबर इस इंटीग्रेशन में, ठीक है, ये एक नॉर्मल सा क्लास 12 का था, इसलिए मैंने इसको एक सर्कल के अंदर, सर्कल तो नहीं कहेंगे, एक कर्व के अंदर मैंने इसको डाला हुआ है, एक अमीबा के अंदर मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए इधर पे ये I1 बोल रखा है, यहाँ पर ये I1 है, रिप्लेसिंग x बाई 1 माइनस एक्स। एक्चुअली मैं 1 माइनस एक्स से रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एफ ऑफ माइनस ए प्लस एफ ए माइनस एक्स से। क्योंकि इन दोनों का सम 1 है तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस एक्स। अगर सम 2 होता तो यहाँ पर मैं 2 माइनस एक्स लिखता, अगर सम k होता तो यहाँ पर मैं k माइनस एक्स लिखता। आया समझ में। बस अगर इतना बना लिया तो आपसे ये पूरा क्वेश्चन बन गया है। कैसे देखिए, I1 बराबर ये दिया हुआ है, रिप्लेसिंग x बाई 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, तो I1 बराबर लिमिट तो एज इट इज सेम रहेंगी, ठीक है। x की जगह में 1 माइनस एक्स लिख दीजिए, x की जगह में 1 माइनस एक्स, जी इधर पे x की जगह में देखिए 1 माइनस एक्स, 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर ये x की जगह में मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर पे देखिए 1 माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, जी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आया। और ये माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x मैंने बाहर लिख लिया और ये 1 माइनस एक्स को मैंने यहाँ पर लिख लिया। आया समझ में। तो ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। इसके बाद मैं अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जब 1 से मल्टीप्लाई किया अंदर तो ये एज इट इज सेम रहेगा, और माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो x के साथ ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी I1 की वैल्यू है। देखिए ये और ये आपस में सेम है, देख लीजिए। और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी I2 की वैल्यू है। देखिए देखिए I1 और I2 में यही तो अंतर है, बाकी तो सेम है, जी का एंगल सेम है अंदर, ठीक है। बस अंतर ये है कि यहाँ पर x है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। कहने का मतलब कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, I2 टाइप बन गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि LHS में तो मेरा I1 था, ये एज इट इज लिखा, इसको मैं बोल रहा था I2, माइनस साइन ये एज इट इज रहा, और ये है मेरा I1। तो I1 इक्वल टू I2 माइनस I1, ये 2I1 हो जाएगा, इधर प्लस जाएगा, 2I1 इक्वल टू I2, तो I2 अपॉन I1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा 2। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देखिए, ठीक है। कुछ नहीं था, यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद करना है। ये क्लास 12th का फॉर्मूला है, इसको मे बी P3 बोलते हैं, इसको आपने सुना होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो उसी का एक फॉर्मूला है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, x को एक्चुअली मैंने 1 माइनस एक्स से रिप्लेस नहीं किया है, मैंने x को रिप्लेस किया हुआ है एफ ऑफ माइनस ए प्लस एफ ए माइनस एक्स से। चूँकि इन दोनों का सम 1 है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया रिप्लेसिंग x बाई 1 माइनस एक्स। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये 1 की जगह में कुछ भी हो सकता था, जो यहाँ पर ऐड करके आता वही मैं यहाँ पर लिखता। आया समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक सीक्वेंस का क्वेश्चन है। सीक्वेंस नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एक लिमिट का क्वेश्चन है नॉर्मली, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n फैक्टोरियल की पावर 1/n, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो IIT JAM में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मान लीजिएगा इसको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीटेडली दिखते रहेंगे। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, E, 1/E और E² और E+1। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा लूँगा या कोई दूसरा मेथड लगा लूँगा, तो करने को तो कई सारे मेथड हो सकते हैं, बट ऐसे या तो क्वेश्चन नहीं बनेगा फिलहाल, ठीक है। अगर बनेगा तो काफ़ी मुश्किल आएगी, ठीक है। और मेनली जहाँ तक मैंने देखा कि एल हॉस्पिटल वगैरह रूल लगा के ये इतने ईजिली तो नहीं बन रहा था, ठीक है। तो इसको करने का एक दूसरा सिंपल मेथड होता है, ठीक है। तो सिंपल मेथड के लिए आपको थोड़ी सी सीक्वेंस की नॉलेज होनी चाहिए। सीक्वेंस की नॉलेज कहने का मतलब आपको थोड़ा सा कुछ टेस्ट पता होने चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस को कन्वर्ज करने के लिए 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है रूट टेस्ट, एक होता है रेशियो टेस्ट। होने को कई सारे होते हैं, बट ये 2 मेन होते हैं, ठीक हो गया। मेन होते हैं कहने का मतलब काफ़ी बार यूज किए रहते हैं। एक होता है रूट टेस्ट, एक होता है रेशियो टेस्ट। अब आप ये सोचेंगे कि रूट और रेशियो टेस्ट तो सीरीज में लगते थे, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। जी हाँ, रेशियो और रूट टेस्ट वहाँ भी लगते थे, और ये दोनों टेस्ट सीक्वेंस में भी लगते हैं। तो जब मैं सीक्वेंस पे आपकी पूरी वीडियो सीरीज लाऊंगा तो उसमें मैं A to Z आपको बताऊंगा, ठीक हो गया। अभी आप इतना नोट कीजिए, इस क्वेश्चन में हमारा एक लगेगा रूट टेस्ट, एक लगेगा रेशियो टेस्ट। तो पहली चीज़ तो आपको रूट टेस्ट और रेशियो टेस्ट आना चाहिए। मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, ठीक है। मैंने सीरीज के पर्सपेक्टिव में इसमें वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, वही सीक्वेंस के लिए भी होता है, ठीक है। पर यहाँ पर मैं आपको जितना बताऊंगा उतने से भी आपका काम चल जाएगा। बाकी जो मेरे अपकमिंग वीडियो लेक्चर होंगी सीक्वेंस और सीरीज पे, तो उस पर तो आपको सब कुछ मैं यहाँ पर बता ही दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमको लिमिट दिस की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको सीक्वेंस आता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। फॉर ए पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू द पॉइंट L, अगर कोई पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है जो कि पॉइंट L पे कन्वर्स कर रही है, तो उस केस में जो आपका रूट टेस्ट होता है और रेशियो टेस्ट होता है वो आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ध्यान से देखिए, ऐसा क्यों होता होगा, एक लॉजिकल सोचिए नॉर्मली, ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, कहने का मतलब उस सीक्वेंस के हर एक पॉइंट उस पॉइंट पे आ रहे हैं। कन्वर्ज करना मतलब यही तो होता है कि उस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं। कहने का मतलब सारा लिमिट, चाहे आप कुछ भी लिमिट रखिए, लास्ट में वो किस पे कन्वर्ज कर रहा है, इस पे। या कह सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, यहाँ पर सीक्वेंस कोई Sn लिख दो, बराबर क्या हो रहा है, L हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर है, देखिए अगर कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा तो इसका मतलब चाहे आप कोई भी टेस्ट लगा लो, कन्वर्ज तो वहीं पर करेगा ना। कहने का मतलब मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली अगर आपने ठान लिया कि मुझे दिल्ली ही जाना है, तो चाहे आप ट्रेन से जाएं, चाहे आप बाइक से जाएं, चाहे आप कार से जाएं, चाहे आप बस से जाएंगे तो दिल्ली, ठीक हो गया। ऐसे यहाँ पर भी है। तो अगर कोई सीक्वेंस है जो कि L में कन्वर्ज कर रहा है, तो चाहे आप कोई भी टेस्ट लगा लीजिए, वो टेस्ट हमेशा आंसर कितना देंगे, L ही देंगे। चाहे आप रूट टेस्ट लगाइए, चाहे आप रेशियो टेस्ट लगाइए। मान लीजिए कि रूट टेस्ट भी L दे रहा है आंसर, रेशियो टेस्ट भी L दे रहा है। कहने का मतलब रूट टेस्ट भी बोल रहा है कि ये सीक्वेंस L पे कन्वर्ज हो रही है, और रेशियो टेस्ट भी बोल रहा है सीक्वेंस L पे कन्वर्ज हो रही है। इसका मतलब क्या हो, दोनों टेस्ट आपस में इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको याद भी कर सकते थे, बट समझाना मेन है, ठीक है। और बाकी जो मैं इसमें लेक्चर लाऊंगा उसमें तो पूरा डिटेल होगा, एक एक पॉइंट पे आधे आधे घंटे की डिटेल्ड वीडियो बनेंगी, उसमें तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए रूट टेस्ट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर कोई सीक्वेंस an है तो an की पावर 1/n कर लेते हैं, इक्वल टू रेशियो टेस्ट आपका होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1, फॉर ए सीक्वेंस an पे बात हो रही है, ठीक है, an+1/an। मान लीजिए कि ये दोनों कन्वर्ज हो रही है किस पॉइंट पे, L पे। आप चाहे तो L लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, और मैंने लॉजिक आपको समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, लेट an इक्वल टू n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। मान लीजिए कि हमारा an ये है।
अब आप बोलेंगे कि आपने an कैसे लिया, ठीक है, इसके लिए भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने कह दिया है, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन में हम कोई भी अजम्पशन लेते हैं, उसके लिए जो हमारी पहली की गई प्रैक्टिस होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को आगे मैं आपको कराऊंगा, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि आपने ऐसा क्यों लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा आपके लिए नॉर्मल सी बात हो जाएगी। आया समझ में? पहले से जब आप क्लास 12th में रिसेंटली गए ही थे, कह सकता हूँ मैं, ठीक है, मतलब जैसे ही आप क्लास 12th में एंटर हुए थे, तो आपका जो टीचर था जब इंटीग्रेशन करता था तो किसी टर्म को टी ले लेता था। तब आपको लगता था कि ये टी कैसे ले लेता है, इसको पता कैसे चलता है कि ये इसी टर्म को टी लेना है। तो टीचर बोलता था इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और जैसे जैसे आपने इंटीग्रेशन सीखा, अब वो आपके लिए नॉर्मल बात है, आप किसी को भी टी ले सकते हैं, किसी को भी पी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी होता है, तो इसको बोझ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बताऊँगा कि मैंने ऐसा क्यों लिया। मान लीजिए कि an बराबर n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। और जो मैंने लिया है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से लिया है, मैंने इसको ध्यान में रखते हुए लिया है, जो कि मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक हो गया। अब देखिए, मान लीजिए an बराबर ये है, तो अकॉर्डिंग टू रूट टेस्ट क्या हो जाएगा, an की पावर 1/n, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an था आपका ये की पावर 1/n, इक्वल टू का साइन एज इट इज रहेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an। देखो an प्लस 1 कहने का मतलब n की जगह में n प्लस 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये हो गया an प्लस 1, और ये इतना हुआ आपका an प्लस 1, और ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका an कहने का मतलब मैंने एज इट इज लिख दिया इसको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये पावर n है, पावर 1/n है, क्या ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ n। और यहाँ पर देखिए n फैक्टोरियल की पावर 1/n, कहने का मतलब पावर मैंने ऊपर नीचे अलग अलग कर दिया। तो आपको ये कैसा दिख रहा है, देखिए, क्या ये अगेन मेरा एक क्वेश्चन आ गया जो कि हमको निकालना था। आया समझ में? अब कुछ दिमाग में घुस रहा होगा कि क्यों मैंने इसको लिया। इसको हम उसी तरीके से लेंगे ताकि हम चाहे जैसे ही हम रूट टेस्ट लगाएं, हमको हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, और हमको पता है कि जब हम रूट टेस्ट लगाते हैं तो पावर 1/n करनी पड़ती है, और यहाँ पर खाली पावर 1 था, इसका मतलब मुझे an में पावर n लेना पड़ेगा, ताकि n की पावर 1/n करेंगे तो अगेन हमको पावर कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। आई बात समझ में? दूसरी चीज़, यहाँ पर पावर 1/n था, ठीक है, पावर 1/n था, तो यहाँ पर मुझे पावर कितना लेना पड़ा, 1 लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पावर 1/n तो अपने आप ही हो ही जाता है, तो 1 था तो इधर पे अब अपने आप ही क्या आ गया, पावर 1/n। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें होती है। सिमिलरली यहाँ पर तो सिंपल है, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n प्लस 1 की पावर 1 प्लस n, ये इधर गया, ये इधर गया, कहने का मतलब मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब ध्यान से देखिए, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये n प्लस 1 से ये 1 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन, इसको मान लो, चलो इसको x मान लो, इस पूरे क्वेश्चन को x मान लो, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू किसकी होगी, हमारी x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, 2 मिनट रुके, देखिए यहाँ पर ये पूरी x की वैल्यू होगी, ठीक है। इक्वल टू, इधर पे सॉल्व करें तो n से n तो कट गया था, यहाँ पर बचा था हमारा खाली n प्लस 1 की पावर n बचा था, और यहाँ पर बचा था n की पावर n, तो मैंने होल पावर ले लिया, n प्लस 1 अपॉन n की पावर n। सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों का डिनोमिनेटर है, n अपॉन n हो जाएगा 1, और 1 अपॉन n हो जाएगा 1 अपॉन n की पावर 1/n। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n बराबर क्या फॉर्मूला होता है, e। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, e। आया समझ में? तो इसका कहने का मतलब इस x का आंसर आपका होगा e। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर दिक्कत वाली बात है ये, तो ये तो फॉर्मूला है, पहली बात तो ये आपको आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये आया कैसे, ठीक है। अब देखिए, ये उनके लिए है, ये 10 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो कि हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था, n अपॉन n फैक्टोरियल की पावर 1/n, किस, जो कि ये है, बराबर आंसर क्या आ गया मेरा, e। क्या किया मैंने, रूट टेस्ट और रेशियो टेस्ट को इक्वल किया। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसकी वैल्यू मैंने e कैसे लिखी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n बराबर e कैसे हुआ, y। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर,
अगर मैं यहाँ पर देखूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, ये किस टाइप का फॉर्म बन रहा है? देखिए अगर आप इन्फिनिटी रखते हैं तो 1/∞, 1/∞ क्या होता है? 0 होता है। तो देखो 1 में तो इन्फिनिटी रखोगे तो 1 ही आएगा, और 1/∞ 0, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा आपका? 1, ठीक है। और n की जगह में इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी। तो ये किस टाइप की फॉर्म बन रही है? 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अगर आपको लिमिट सीखनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक इनिशिएटिव लिया हुआ था, उसमें मुझे उतना बेटर रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसके बाद मैंने उसको बंद कर दिया था। उसमें मैंने 1-2 वीडियो डाले हुए थे। अगर आपको चाहिए कि मैं उसको कंटिन्यू करूं, लिमिट्स हर एक चीज़ बताऊं कि 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, ठीक है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, और कह सकते हैं कि 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, इस या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इस टाइप के लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो ट्रिक के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं एक वीडियो ला सकता हूँ। 10-10 मिनट की एक वीडियो होगी, इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बन रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए फॉर्मूला देखिए, इफ लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर 1 एंड लिमिट x टेंस टू a gx बराबर इन्फिनिटी, ठीक है, देन लिमिट x टेंस टू a f(x) की पावर gx। देखिए लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर है आपका 1, लिमिट x टेंस टू a gx बराबर है इन्फिनिटी, तो ये किस टाइप का फॉर्म बनेगा? 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा। तो इसको कैन बी रिटर्न एज, देखिए लिमिट x टेंस टू a f(x) की पावर gx, कब? जब ये 1 की पावर इन्फिनिटी बना रहे हो, हम लिख सकते हैं e की पावर लिमिट x टेंस टू a gx, और यहाँ पर हो जाएगा f(x) माइनस 1। कहने का मतलब e में पहले आपको gx लिख लेना है, और यहाँ पर f(x) में से क्या घटा देना है? 1 को माइनस कर लेना है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर अगर लगाऊँ तो मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए लिमिट n टेंस टू एज इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n है, तो ये बन रहा था आपका f(x) टाइप का, और ये बन रहा था आपका gx टाइप का। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f(x) बराबर आपका 1 आया था, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी gx बराबर इन्फिनिटी, ये 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का था। तो क्या हो जाएगा? देखिए e की पावर लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पर x की जगह में n पे बात हो रही है, और टेंस टू a न जाके यहाँ पर क्या गया हुआ है? इन्फिनिटी गया हुआ है। a मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक हो गया। अब देखिए gx की जगह में n, और f(x) माइनस 1, कहने का मतलब 1 + 1/n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? e की पावर लिमिट n टेंस टू एज इन्फिनिटी इंटू 1, तो ये तो 1 ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी चाहे कांस्टेंट लिमिट है, तब लिमिट का कोई यूज़ नहीं होता कांस्टेंट टर्म में, तो e की पावर 1 जिसको कि बोलते हैं e। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ वो लाया हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, लेट x की पावर h y की पावर k इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, देन h, k इक्वल टू व्हाट। आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए हो सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है IIT जैन में, तो ऐसे क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, ठीक है। लॉलीपॉप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसका एक एल्गोरिथम होता है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन चाहे कितना ही टफ क्यों ना आए, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, ये है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तब होती है जब del m/del y इक्वल टू हो जाए del n/del x के। अब ये m और n क्या होता है, ठीक है, m और n होता है, देखिए किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिखते हैं m dx प्लस n dy के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए ये इतना है आपका m, ये इतना है आपका n, देखिए m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, देखिए एग्जैक्ट फॉर्म होगी। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस केस में del m/del y इक्वल टू क्या हो जाएगा? del n/del x। और अगर नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि del m/del y डज नॉट इक्वल टू del n/del x। अब ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है,
और आप जानते हैं कि किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में जब उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है। दोबारा सुन सकते हैं कि अगर किसी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में या किसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, जरूरी नहीं है कि वो नॉन एग्जैक्ट हो, अगर मान लो ये एग्जैक्ट भी है तब भी अगर इसमें इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर दें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो अगर वो नॉन एग्जैक्ट है, देखो अगर वो नॉन एग्जैक्ट है और एक केस मान लो एग्जैक्ट है, मैंने बोला मल्टीप्लाई कर दो किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इस केस में भी और इस केस में भी, ठीक है। तो देखो अगर नॉन एग्जैक्ट है तब तो एग्जैक्ट हो जाएगी, और अगर पहले से ही एग्जैक्ट है तब भी वो क्या रहेगी, एग्जैक्ट ही रहेगी। तो कहने का मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी भी कह सकते हो तो, ठीक है, अगर उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या हो जाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। आया समझ में? अब ध्यान से देखिए, सिंस एक्स की पावर h इंटू वाई की पावर k इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। आप एक बार इसको गौर से देख सकते हैं, ये दिया हुआ है मुझे वाई स्क्वायर प्लस 2x² वाई, यहाँ पर गलती से मैंने dy लिख दिया था, ठीक है, ब्रैकेट इधर पे dx, इधर पे 2x³ माइनस xy और इधर पे dy, ठीक है। अब देखिए अगर ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट करने के लिए, वैसे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्ट नहीं होगी, तो एग्जाम में जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा वो आमतौर पे एग्जैक्ट नहीं होती है, और अगर एग्जैक्ट हुई भी तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में? तो देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब x की पावर h y की पावर k से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी, कहने का मतलब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे भी करेंगे इसे भी करेंगे, देखिए, ठीक है, x की पावर h y की पावर k, इधर पे वाई स्क्वायर प्लस 2x² वाई dx प्लस x की पावर h y की पावर k 2x³ माइनस xy dy। ये सिंपल सा एल्गोरिथम है, स्टेप वाइज इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका हर एक क्वेश्चन में ये मेथड अप्लीकेबल होगा, और इस क्वेश्चन का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। आया समझ में? अब देखो मैंने बोला था कि कंपेयर करने के लिए, देखिए अगर आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है तब तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा इधर पे आपको ध्यान देना होगा। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो dx के साथ मल्टीप्लाई होता है उस क्वांटिटी को बोलते हैं हम m, और जो dy के साथ मल्टीप्लाई होता है उस क्वांटिटी को बोलते हैं हम n। हो सकता है कि इधर पे तो हमको dx और dy एक अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है, हो सकता है कि हमको अलग अलग नहीं दिया हो, ठीक है, मिला जुला के एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया होगा, तो हमें उसे सिंप्लीफाई करना होगा और इस फॉर्म में लाना होगा जिसमें कि dx एक अलग साइड होगा, dy एक अलग साइड होगा, ठीक है। बट इतना कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आता नहीं है। जो IIT का एग्जामिनर होता है उसका मकसद ये नहीं होता है कि ये कितना टाइम ले रहा है, उसका मकसद होता है कि क्या इसको ये क्वेश्चन आता है, क्या इसको ये कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है। तो कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है, हर एक क्वेश्चन ऐसा ही होता है। तो देखिए ये है आपका m, ये है आपका n, ऐसे यहाँ पर देखिए जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये है आपका m और ये है आपका n, तो m बराबर मैंने ये लिख लिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ में, देखिए x की पावर h एज इट इज़ रहेगा और y की पावर k और y स्क्वायर, तो ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर देखिए 2 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, x की पावर h प्लस 2, और यहाँ पर देखिए y की पावर k और यहाँ पर y की पावर 1 है तो y की पावर k प्लस 1। ऐसे ही मैंने यहाँ पर n भी निकाल लिया, ठीक हो गया, m और n निकाल लिए। फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट होने के लिए डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल n अपॉन डेल x होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने डेल लिखा हुआ है, डेल अपॉन डेल वाई का मतलब क्या होता है समझते हैं आप, कि जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। कहने का मतलब m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है। कहने का मतलब जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x को एज एन कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और जब आप इधर पे n को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तब आप y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। आया समझ में? देखिए अगर आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशिएशन पे एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना लूँगा।
असल में बात ये है कि मैं एक सेटअप बना रहा हूँ इधर पे, ठीक है। तो उसके लिए मैं कुछ पेन टैब टैबलेट वगैरह का मैंने ऑर्डर किया हुआ है। जैसे ही वो आता है इसके बाद इधर पे रूटीन वीडियो बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कॉपी पेन से वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि कई बार वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती, कई बार ऑडियो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर एडिटिंग करने में उतना टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने कुछ सेटअप मंगाया हुआ है, तो इसीलिए आजकल वीडियो थोड़ा सा लेट हो रही है। बट आपका फ्लो ना टूट जाए इसलिए मैं हर 3 या 4 दिन में कोशिश करूँगा, या हो सके तो हर 2 दिन में कोशिश करूँगा कि मिनिमम एक वीडियो तो आ ही जाए, ठीक है। अब देखिए डेल एम अपॉन डेल वाई, देखिए एक निकाल के मैं दिखाता हूँ। कहने का मतलब m को आपको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका मतलब x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो देखिए x की पावर h, ठीक है। यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं की मैंने, यहाँ पर मैंने कोई गलती नहीं की, ठीक हो गया। देखिए इधर पे देखिए x की पावर h को x की पावर h ही रखूँगा, ठीक है। देखिए y की पावर 2 प्लस के, ये y वाला टर्म है और मुझे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट भी करना था। तो देखिए y की पावर 2 प्लस के, तो 2 प्लस के बाहर आ गया, और y की पावर 2 प्लस के माइनस 1, ये तो आप जानते ही है ना, y की पावर n का डिफ्रेंशिएशन n y n माइनस 1, वही फॉर्मूला लगाया सिंपल सा। कहने का मतलब जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर 2 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है, और x की पावर h प्लस 2 को भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ये देखिए y की पावर k प्लस 1, तो पहले k प्लस 1 आगे लिखा, और k प्लस 1 माइनस 1, जो कि क्या बनेगा, सिर्फ k बनेगा। तो अगेन कह रहा हूँ, जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट हो रहा है इसका मतलब x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, इससे आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए अभी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो y को कांस्टेंट, y को एज इट इज बाहर ले लो, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। और वहीं अगर x की जगह में y होता तो उस केस में क्या हो जाता, देखिए x स्क्वायर को बाहर ले लेते, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो x स्क्वायर एज अ कांस्टेंट, तो इधर पे सिर्फ क्या बचता आपका, y बचता। तो डेल वाई ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाता आपका, 1 हो जाता। बस यही सिंपल सा एल्गोरिथम है, यही आपको इधर पे लगाना है। तो ऐसे ही आपने डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला, डेल एन अपॉन डेल एक्स। जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पर आपको कंपेयर करना है, कैसे, देखो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये तो आप जानते हैं इक्वल के साइन की वजह से। अगर ये इक्वल हैं तो ध्यान से देखिए x की पावर h, y की पावर 1 प्लस के, ऐसा आपको कहाँ पर मिल रहा है, देखो x की पावर h, y की पावर 1 प्लस के, इसके कोफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो 2 प्लस के इक्वल टू क्या रख दिया मैंने, माइनस ऑफ 1 प्लस एच। ऐसे ही देखिए ये है x की पावर h प्लस 2, y की पावर k। सिमिलरली देखिए x की पावर h प्लस 2 या 2 प्लस एच, और यहाँ पर y की पावर k। देखिए ये दोनों भी आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब इन दोनों के कोफिशिएंट भी आपस में इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब 2 और यहाँ पर 1 प्लस के, 2 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस एच, 2 इंटू 3 प्लस एच। जब आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा आपका k प्लस एच इक्वल टू -3, और ये बन जाएगा आपका 2k माइनस 2h इक्वल टू 4। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा एलिमिनेशन मेथड। तो ये हो जाएगा 2k माइनस प्लस 2h इक्वल टू -6, ये हो जाएगा आपका 2k माइनस 2h इक्वल टू 4। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से k की वैल्यू आपकी निकल जाएगी -1/2, और जैसे ही आप k की वैल्यू इस किसी भी इक्वेशन में रखते हैं तो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5/2। तो देखिए हमने h और k की वैल्यू निकाल ली। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया हुआ है यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया होगा, बस h और k की जगह में वो a भी लिख सकता है, बस और कोई भी अंतर नहीं होगा। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, m और n को फिगर आउट करना है, उसके बाद आपको डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालना है। और यही इंपॉर्टेंट है, आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अगले दिन वीडियो आ जानी है। तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन और उसका रूल है, जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। बाकी फॉर्मूला एप्लीकेशन सब कुछ वही होगा जो आप क्लास 12th में पढ़ के आए हुए हैं। उसके बाद आपको कंपेयर कर लेना है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि पावर कंपेयर नहीं करनी है, कंपेयर क्या करना है, कोफिशिएंट कंपेयर करना है। आया समझ में, ये इंपॉर्टेंट है। कोई लोग पावर कंपेयर करने बैठ जाते हैं, पावर कंपेयर नहीं करना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। देखिए ये
ठीक है, और ये आपस में इक्वल थे, तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट को आप कंपेयर कर लीजिए। सिमिलरली जो ये था, ये और ये दो आपस में इक्वल थे, तो इन दोनों के कोफिशिएंट को आपने कंपेयर कर लिया। ठीक है, जैसे कंपेयर किया एच और के की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 बार रिपीट हो गया है। सिंपल सा एल्गोरिथम है जो कि आपको याद रखना है। चलिए मिलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन में, जो कि इस वीडियो सीरीज का एंडिंग क्वेश्चन या जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। तो अगर आपने पावर सीरीज पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन IIT JEM में आया हुआ है। ठीक है, आया हुआ है, मतलब सिमिलरली नहीं आया हुआ है, पर पूरे यही पैटर्न पे क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ नहीं करना है, आपको पावर सीरीज में R निकालना पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप कमेंट कर लीजिए, अगले दिन वीडियो आ जाएगी। आया समझ में? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई भी पावर सीरीज को डिनोट करते हैं एक an x की पावर n से। ये होता है पावर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, डिटेल में तभी जाऊँगा जब मैं पावर सीरीज शुरू करूँगा चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस इतना सा पता करना है कि जो पावर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है an x की पावर n। तो देखिए x की पावर तो n तो ये है, इसका मतलब बाकी का बचा हुआ सब क्या है, an है। ठीक है, पर कभी कभी x की पावर 2n होता है, n स्क्वायर होता है, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चन मैं उनके अंदर कराऊंगा जब मैं पावर सीरीज पढ़ाऊंगा। तो ये है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पावर सीरीज का क्वेश्चन। आया समझ में? अब देखिए इसका मतलब ये an है, सो लेट an इक्वल टू ये। तो ये लेट कहने का मतलब अपने मन से नहीं माना हुआ है, मैंने एज इट इज इसको उतार दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन an+1। सिंपल सा। ठीक है, बस आपको an और an+1 इसका अपॉन करना है और ये लिमिट फाइंड आउट करनी है। जो वैल्यू आएगी आपकी वही आपका रेडियस होगा। ठीक हो गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब ध्यान से देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखिए an कहने का मतलब an को मैंने एज इट इज उतार दिया। अब an+1 कैसे निकालूंगा, n में मैं n+1 रख दूंगा, कहने का मतलब n की जगह में मैं n+1 रख दूंगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए n की जगह में n+1 रखूंगा तो n+1+1, देखिए n+1+1 का स्क्वायर 2 की पावर n की जगह में n+1। तो ये सिंपल क्या बन जाना है, देखिए ये बन जाएगा आपका n+2 का स्क्वायर और 2 की पावर n+1। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे या कहें तो हम सिंपल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कहने का मतलब ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा n+2 का स्क्वायर 2 की पावर n+1 अपॉन n+1 का स्क्वायर और यहाँ पर बन जाएगा 2 की पावर n। सिंपल सा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स 2 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 और इसको एज इट इज उतार लिया मैंने। अब देखिए 2 कांस्टेंट है तो लिमिट के बाहर ले लिया और ये एज इट इज, ये देखिए इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है तो मैंने होल पावर ले ली। अब देखिए इस लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, ये है पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ लिमिट। ठीक है, तो जो मैं लिमिट की सीरीज अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं आपको पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ लिमिट भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n, क्योंकि यहाँ पर देखिए ध्यान से अगर आप सिंपल कर लेते हैं इन्फिनिटी रखते हैं तो इन्फिनिटी+2 इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी+1 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। या तो आपको इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना होगा वरना आपको इसको किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करना होगा। तो एल हॉस्पिटल रूल कई बार तो ईजी पड़ता है पर कई बार वो लेंथी और बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम एल हॉस्पिटल रूल को लगाया जाए, वो तभी लगाता हूँ जब कोई दूसरा मेथड मेरे पास नहीं बचता है। यहाँ पर सिंपल सा एक मेथड है, देखिए कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n, तो n+2 को भी मैं यहाँ पर n से डिवाइड करूँगा और n+1 को भी मैं n से डिवाइड करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये बन जाएगा n अपॉन n 1+2 अपॉन n और ये हो जाएगा 1+1 अपॉन n। अब देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखिए तो यहाँ पर 2 अपॉन इन्फिनिटी जो कि क्या हो जाएगा 0, देखिए 2 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0। सिमिलरली 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर एज इट इज रहा, तो 2 तो यहाँ था। ठीक है, लिमिट मैंने रख ली है तो लिमिट हट जाएगी, 1+0
1 + 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर, तो बचेगा सिर्फ 2। तो मेरा जो r आ गया वो आ गया मेरा 2। ठीक है, सो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक नॉर्मल क्वेश्चन था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को लेके। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, ठीक है, हमारा एफर्ट पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो फ्यूचर में हम वीडियोज़ डालें, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैंने कोशिश की है कि जितना ईजी वे हो सकता था मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बट अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ सुधार की ज़रूरत है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप हमें सजेशन दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला हुआ है। ठीक है, सो आप मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो सीरीज के पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम और 3 से 4 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लगभग ये मान के चलिए कि मैं आपको 500 क्वेश्चन तो इस वीडियो सीरीज में इजीली करा लूँगा मिनिमम। ठीक है, और एक बार मेरा सेटअप बन जाता है तो उसके बाद काफ़ी फास्ट होगा। अभी तो मैं काफ़ी लंबा कर रहा हूँ, मैं आपको बस एक हैबिचुअल बना रहा हूँ कि मेरे साथ काम कैसे करना है। एक बार आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ गई, ठीक है, मेरा तरीका समझ में आ गया, उसके बाद जो मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ से ये मल्टीप्लाई, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जैम के एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, तो इतना लंबा कैलकुलेशन तो जमता भी नहीं है, बनता भी नहीं है। तो हम इसको काफ़ी शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। इससे ये होगा कि हम उसी टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए जो कि IIT JAM 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, और कहीं भी आपको कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहीं हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है। आप चाहें तो पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, और चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप में कई सारे साथी हैं आपके, उनसे भी आप किसी भी टाइप का हेल्प ले सकते हैं। बाकी किसी भी टाइप का आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, ठीक है, या क्वेश्चंस चाहिए, तो इसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं वाया टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।